NTS नेट पाकिस्तान का एक बड़ा टेस्ट है। पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस अपने अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए इसके स्कोर को अपने एडमिशन क्राइटेरिया में शामिल करते हैं। यानी कि इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो नेट में पासिंग स्कोर मार्क्स हासिल करे या मेरिट के मुताबिक इससे भी ज़्यादा स्कोर हासिल करे ताकि उसका एडमिशन मुमकिन हो सके। अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट नेट के स्कोर की बुनियाद पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, और वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जिनके लिए नेट एप्लीकेबल है वो NTS की वेबसाइट पर दी गई हैं। वो लिस्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें। नेट का रिज़ल्ट 1 साल तक वैलिड रहता है, यानी एक मरतबा टेस्ट देने के बाद इसके रिज़ल्ट की बुनियाद पर 1 साल तक आप लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट टेस्ट दो तरह से कंडक्ट किया जाता है, यानी कि एक शेड्यूल टेस्ट जो एक पर्टिकुलर शेड्यूल के मुताबिक साल के मुख्तलिफ महीनों में कंडक्ट किया जाता है। नॉर्मली ये वंस एवरी मंथ होता है। शेड्यूल टेस्ट क्योंकि एक रेगुलर बुनियाद पर साल के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल कंडक्ट हो रहा होता है, तो आप किसी भी साल के हिस्से में जब आप फील करते हैं कि अब मैं इसको आसानी से दे सकता हूँ, आप इसमें अपीयर होते हैं और उसके स्कोर की बुनियाद पर पूरे 1 साल तक हर लिस्टेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी किस्म है कस्टमाइज टेस्ट। ये वो टेस्ट हैं जो किसी यूनिवर्सिटी की डिमांड पर इसके एडमिशन से पहले स्पेशली कंडक्ट किए जाते हैं। ये टेस्ट सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड होते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी के लिए नहीं। इसकी बुनियाद पर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। जिस यूनिवर्सिटी का ये टेस्ट होगा उसके एडमिशन से पहले 1-1.5 महीने पहले ये टेस्ट होता है और आप सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में इसकी बुनियाद पर अप्लाई कर सकेंगे। अलबत्ता शेड्यूल टेस्ट का फ़ायदा क्या है कि आपने किसी वक्त भी ये टेस्ट दिया हो, 1 साल के अंदर अंदर जिस यूनिवर्सिटी में जो कि NTS की लिस्ट में शामिल है, उसका जैसे ही एडमिशन ओपन होता है आप इस शेड्यूल टेस्ट के रिजल्ट की बुनियाद पर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से बाद आपका अनफॉर्चुनेटली आपका स्कोर अगर शेड्यूल टेस्ट में कम है और आप चाहते हैं कि वो इम्प्रूव हो जाए, तो आप कस्टमाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप फील करते हैं कि आपका शेड्यूल टेस्ट का स्कोर इसके मेरिट के मुताबिक नहीं है, तो आप उसका जब कस्टमाइज टेस्ट आएगा तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं और उसमें स्कोर ज़्यादा हासिल करके उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 ईयर एजुकेशन यानी कि FA FSc डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग या A लेवल वगैरह के बाद यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए 6 टाइप का नेट होता है। पहली टाइप है नेट 1E जो कि प्री इंजीनियरिंग के ग्रुप के लिए है, यानी कि जिन तलबा ने FSc में प्री इंजीनियरिंग ग्रुप ऑप्ट किया था वो अगर नेट देते हैं तो वो नेट 1E ऑप्ट करेंगे। इसी तरह से प्री मेडिकल ग्रुप के लिए है 1M, आर्ट्स ग्रुप के लिए है 1A, कंप्यूटर साइंसेज ग्रुप के लिए है 1CS, इसी तरह जनरल ग्रुप के लिए है 1GS और कॉमर्स ग्रुप के तलबा जो टेस्ट देना चाहें वो ऑप्ट करेंगे 1Com। इनमें से जो ग्रुप आपको सूट करता है उसके मुताबिक ऑप्ट करते हैं कि आपने कौन सा टेस्ट देना है। अलबत्ता इन तमाम टेस्टों में एक जनरल पार्ट होता है। वो तमाम तलबा जिन्होंने FSc में प्री इंजीनियरिंग ऑप्ट की थी, अगर वो नेट का टेस्ट देना चाहते हैं किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या किसी भी जगह पर एडमिशन के लिए, तो आपको टेस्ट देना होगा नेट 1E। इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने फर्दर कहाँ एडमिशन लेना है। बेशक आप BBA करना चाहें, बिजनेस स्टडीज़ में जाना चाहें या किसी भी सब्जेक्ट में आपने फर्दर स्टडीज़ करनी है, लेकिन अगर आपने FSc में प्री इंजीनियरिंग रखी थी तो आपको टेस्ट नेट का जो टेस्ट देना होगा वो होगा 1E प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए। इस टेस्ट में एज यूजुअल जैसे कि तमाम नेट्स में 90 टोटल क्वेश्चन होते हैं जो MCQs होते हैं और टाइम इसमें आपको मिलता है 120 मिनट। नेगेटिव मार्किंग टेस्ट में नहीं होती, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता। अब इसके सेक्शंस क्या हैं? ये नेट में पहले 3 सेक्शन यानी कि इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव ये जनरल सेक्शंस हैं। ये जनरल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन इनमें आते हैं और फिर सब्जेक्ट जो है वो है 3
सब्जेक्ट्स में टेस्ट होगा आपका, फिजिक्स में 10 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के भी, यानी कि 30 क्वेश्चन का टेस्ट आपका होगा सब्जेक्ट में और 60 क्वेश्चन होंगे जनरल। ये तमाम नेट में शामिल होते हैं 60 क्वेश्चन। तो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन नेट 1E में होते हैं, जनरल क्वेश्चन भी और सब्जेक्ट क्वेश्चन भी। नेट के जनरल पार्ट में 60 क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज होते हैं और इसके 3 सेक्शन होते हैं, यानी कि इंग्लिश, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन शामिल हैं। इस पार्ट का मकसद तालिब इल्म की जनरल एबिलिटीज को एवेल्युएट करना है। इस पार्ट के क्वेश्चंस को डील करने के लिए किसी खास सब्जेक्ट में महारत या नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये पार्ट हर टाइप के नेट में शामिल है। तालिब इल्म चाहे प्री इंजीनियरिंग का हो या प्री मेडिकल या आर्ट्स और कॉमर्स वगैरह का, ये पार्ट सबके लिए यकसा है। और ख़ास तौर पर इसमें शामिल क्वांटिटेटिव यानी कि मैथ के सेक्शन के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि ना सिर्फ प्री इंजीनियरिंग यानी कि मैथ बैकग्राउंड के तलबा, बल्कि बायो या किसी भी बैकग्राउंड के तलबा इसको आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इसका बेसिक मकसद रीजनिंग स्किल और जनरल एबिलिटीज़ को वैल्यूएट करना है। इसमें सब्जेक्ट नॉलेज चेक नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज की कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं होती कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, ये जनरल क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं कि इन जनरल सेक्शंस में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इंग्लिश में होते हैं 20 क्वेश्चंस और इसमें 2 टाइप के मेजर क्वेश्चंस हैं, वोकैबुलरी बेस्ड और रीडिंग कम्प्रीहेंशन। वोकैबुलरी बेस की फर्दर डिवीजन है, यानी कि एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस कंप्लीशन। अब हम देखते हैं कि हर टाइप में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एनालॉजीज, इसके 3 क्वेश्चन शामिल होते हैं नेट में। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको एक मेन वर्ड पेयर दिया जाता है, जैसे कि ये है फिश वाटर। आपने देखना है कि इन दोनों वर्ड में क्या रिलेशन है। आप कहते हैं कि फिश वाटर में रहती है, तो अब आप देखें कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको ए बी सी डी, इसमें जो पेयर ऑफ वर्ड दिए गए हैं उनमें से किस में इसी तरह का कोई रिलेशन है। जैसे अगर हम ए ऑप्शन को दें, ईगल, एयर, ईगल और एयर में क्या रिलेशन है, ईगल एयर में रहती है, देखें इससे बिल्कुल मैच करता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में रहती नहीं है, होती जरूर है लेकिन रहने की जगह नहीं है उसकी, और कार्बन डाइऑक्साइड कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी कि फिश और ईगल जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बेजान चीज़ है, वो प्लांट में रहती नहीं है बल्कि उसके फंक्शंस में परफॉर्म करती है, कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह। इस तरह क्लॉथ वेयर में नहीं रहते, पेपर पेन में नहीं रहता, तो ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर एंटोनिम्स है, इसके 4 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको एक वर्ड मिलता है, ऑब्सलीट। अब इसके मीनिंग क्या है, वो चीज़ जो मतरूक हो चुकी हो, जिसका इस्तेमाल अब कम हो चुका हो या ख़त्म हो चुका हो, तो आपने इसका अपोजिट मालूम करना है, यानी कि जो चीज़ अब आ रही है या ट्रेंडिंग है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, या मॉडर्न है या नई है, ऑब्सलीट पुरानी हो चुकी, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, मॉडर्न हो सकता है। फिर है सिनोनिम्स, इसके 3 क्वेश्चंस होते हैं और आपको एक मेन वर्ड दिया जाता है, जैसे इसमें बारबेरियन है, आपने इसका सिमिलर वर्ड चूज करना होता है दिए गए चॉइसेस में से। अब इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, अब बारबेरियन होते हैं अनसिविलाइज्ड, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, अनसिविलाइज्ड। इसने डी में डायरेक्ट दिया हुआ है कि जो मीनिंग है वही डी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सिनोनिम है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फिर है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इसके 5 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, आप इसको रीड करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और जो कुछ पढ़ने के बाद आप कम्प्रीहेंड करते हैं उसकी बेसिस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, और जो कुछ आपने पैसेज को पढ़ते हुए अंडरस्टैंड किया है उसकी बेसिस पर आप ए बी सी डी में से इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप याद रखें कि इसमें पैसेज से बाहर नहीं जाना, आपने जो कुछ पैसेज में पढ़कर समझा है उसकी बुनियाद पर इस क्वेश्चन का आंसर चूज करेंगे इन ऑप्शंस में से। फिर है सेंटेंस कंप्लीशन, इसके भी 5 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये है वो मस्ट,
the tickets for the movie in advance. तो इसके लिए क्या करते हैं, टिकट को बाय किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाय. वी मस्ट बाय द टिकट फॉर द मूवी इन एडवांस. फिर है एनालिटिकल क्वेश्चन. इसके 20 क्वेश्चन शामिल होते हैं. पहली टाइप है सिनेरियो बेस, फिर दूसरी है स्टेटमेंट बेस. अब बारी बारी देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं. सिनेरियो बेस क्वेश्चन 12 होते हैं. अब इसमें आपको एक सेट ऑफ कंडीशंस और कोई सिचुएशन दी जाती है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, उनकी बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. ये ऑप्शंस में से इसका आंसर चूज करना होता है. जैसे अब ये क्वेश्चन है, सारा इनवाइट सम फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी टू हर होम टू ईट. शी विल सर्व ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एंड ईच फ्रेंड स्टेज फॉर वन और मोर मील्स. एक फ्रेंड एक या एक से ज्यादा मील पर आ सकता है. द फॉलोइंग रूल विल डिटरमिन व्हेन द फ्रेंड विजिट. टू कंसेक्टिव, ये नहीं हो सकता. टू कंसेक्टिव मील्स नॉट टू बी सर्व द सेम फ्रेंड. एक फ्रेंड दो लगातार खानों में नहीं आ सकता. यानी कि अगर वो ब्रेकफास्ट में आ रहा है तो उसके फौरन बाद लंच में वो नहीं होगा, अलबत्ता डिनर में आ सकता है. ईच मील इज सर्व टू टू और मोर फ्रेंड्स. एक मील में एक या एक से ज्यादा फ्रेंड हो सकते हैं. फिर उसने कंडीशन दिया है कि अगर ए आएगा, वेन एवर ए स्टेज फॉर मील बी स्टेज फॉर दैट मील टू, तो उसमें बी भी होगा. अगर ए आएगा तो उसके साथ बी भी आएगा. ये ध्यान में रखेंगे, अगर बी आएगा तो ए का आना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ए किसी मील में है तो उसके साथ बी का होना जरूरी है. एफ विजिट्स फॉर द मील इमीडिएटली बिफोर डी मील्स. एफ डी के से पहले आएगा. यानी कि अगर डी को आप डिनर में बुलाते हैं तो एफ लंच में होगा. अगर आप लंच में डी को बुलाते हैं तो ब्रेकफास्ट में एफ होगा. एफ वॉन्ट कम फॉर द सेम मील एज जी. यानी कि एफ और जी किसी भी खाने पर इकट्ठे नहीं हो सकते. अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूरेट लिस्ट ऑफ विजिटर्स हु कुड स्टे फॉर ब्रेकफास्ट. कौन से लोग ब्रेकफास्ट में आ सकते हैं. देखें, ए और सी, नो, ये गलत है. क्यों, ए के साथ तो बी ने भी आना है. ये कंडीशन है वेन एवर ए स्टेज फॉर मील बी स्टेज फॉर दैट मील टू. ए आएगा तो बी भी होना चाहिए, इसमें बी नहीं है, इसलिए ये गलत है. फिर डी और एफ, डी और एफ इकट्ठे आ ही नहीं सकते क्योंकि उसने कंडीशन दी है कि एफ डी से पहले आएगा, तो ये इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि उसने तो आगे पीछे आना है. डी बाद में आएगा, एफ पहले आएगा. फिर है ए एफ जी. अब इसमें देखेंगे बी शामिल नहीं है क्योंकि इसमें ए आ रहा है तो बी भी होना चाहिए, वो नहीं है. तो बाकी बचता है सी, जो ऑप्शन डी है, सी ई एफ. अब देखें, सी की कोई कंडीशन नहीं है, आ सकता है. फिर ई की कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि इसने एफ और जी की तो दी है, ई की कोई कंडीशन नहीं है. एफ, एफ ब्रेकफास्ट में आ सकता है क्योंकि डी इसके बाद आएगा तो डी जो है वो लंच में आ सकता है, तो एफ ब्रेकफास्ट में आ सकता है. अब ये करेक्ट आंसर है डी, जो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो इसमें कंडीशंस दी गई हैं उसकी कोई कंडीशन भी इसको वायलेट नहीं करती. ये अकॉर्डिंग टू रूल्स आ रहे हैं सारे. सी ई एफ ब्रेकफास्ट में हो सकते हैं, कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा. तो इस तरह से आप एनालिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. अब इसी में से एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंड विल नॉट कम फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में कौन नहीं आ सकता, तो आप देखें सी आ सकता है, डी नहीं आ सकता क्योंकि डी से पहले एफ ने आना है. अगर आप डी को ब्रेकफास्ट में बुला लेंगे तो एफ कहाँ आएगा, ये बाद में लंच और डिनर पे तो नहीं आ सकता. ये ब्रेकफास्ट से पहले कोई खाना नहीं है तो इसने तो पहले आना था, तो डी ब्रेकफास्ट में कभी भी नहीं आ सकता. इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि हमसे पूछा भी ये गया था नॉट कम फॉर ब्रेकफास्ट. कौन ब्रेकफास्ट में नहीं आ सकता, डी ब्रेकफास्ट में नहीं आ सकता क्योंकि उससे पहले एफ ने आना है. अगर डी को ब्रेकफास्ट में बुला लेंगे तो फिर एफ कहां जाएगा. तो आप ये देखें कि इस वीडियो का मकसद आपको एक ओवरव्यू देना है कि नेट क्या होता है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं. यहाँ पर आपको कोई टेक्निक नहीं बताई जा रही, आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है चीज़ों से. तो अगर आपने डिटेल लेक्चर्स लेने हैं, आपने डिटेल तैयारी करनी है, प्रॉपरली हर सेक्शन को हैंडल करने की टेक्निक, ट्रिक्स
اور یہ ساری چیزیں لرن کرنی ہیں، تو اس کے لیے آپ اسی چینل یعنی کہ جو کہ نام ہے اینٹی ٹیسٹ، اس میں آپ ویڈیو سرچ کریں، آپ کو مل جائیں گی تمام ٹاپکس کی ویڈیوز، اینالوجیز، اینٹونیمز، سینونیمز، اسی طرح اینالیٹیکل ریزننگ، ان کی تمام ٹیکنیکس اور لرننگ کے لیے اگر آپ لیکچر لینا چاہتے ہیں، پراپر تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو اس چینل پر موجود ویڈیو دیکھیں، وہاں پر آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں گی جہاں سے آپ اس کو پراپرلی تیار کر سکتے ہیں، اور ان میں سے تمام ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں۔ فردر آپ باقاعدہ طور پہ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویب سائٹ وزٹ کریں، دی کیٹ آن لائن .com۔ اس ویب سائٹ میں آپ کو پریپریشن ماڈیولز مل جائیں گے، ویڈیوز بھی ملیں گی اور پریکٹس ایکسرسائزز بھی مل جائیں گی۔ اس کے 3 پیکیجز اویلیبل ہیں، اس میں فری پیکیج بھی ہے جو آپ کو کسی حد تک فل پریپریشن کرا سکتا ہے، پھر پیڈ پیکیج ہے آن لائن جس میں آپ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں ویڈیوز اور جو ڈاؤن لوڈیبل اسٹف ہے اس کی مدد سے، یہ سیلف اسٹڈی ہو سکتی ہے، اس سے بھی آپ فل فلیج تیاری کر سکتے ہیں اور ریکوائرڈ سکور حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہو کہ آپ ٹیچر سے ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کا تھرڈ پیکیج ہے زوم پر، وہ بھی آپ آپٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ ویڈیوز کے ذریعے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اینٹی ٹیسٹ پہ یہ ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے باقاعدہ طور پہ فل فلیج تیاری کرنی ہے تو اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور یہاں پر موجود پیکیج میں سے سلیکٹ کریں کہ آپ کو سوٹ کون سا کرتا ہے۔ پھر ہے اسٹیٹمنٹ بیس کوسچنز، اس کے 8 کوسچن شامل ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک پیراگراف کی طرح ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے، اس آرگومنٹ کو آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر آپ سے یہ کوسچن جو پوچھا گیا ہے اس کا جواب آپ نے آپشن میں سے چوز کرنا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ ریڈنگ کمپریہنشن نہیں ہے، اس کی ٹیکنیکس بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کیونکہ یہ لاجک اور ریزننگ پر بیس کرتے ہوئے آرگومنٹ ہوتا ہے، ریزننگ اور لاجک پر بیس کرتے ہوئے آپ آپشن کو چوز کریں گے۔ اب آتے ہیں کوانٹیٹیو سیکشن، اس میں 20 کوسچنز ہوتے ہیں۔ اس کے 3 براڈر کیٹیگریز ہیں، ارتھمیٹک، الجبرا اینڈ جیومیٹری۔ اب ارتھمیٹک، اس میں فردر ٹاپکس موجود ہیں جیسے کہ ایوریج، ریشو، پرسنٹیج، اس طرح کے کوسچن اس میں فردر موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے الجبرا، الجبرا میں بھی لینئر ایکویشن، کوڈریٹک ایکویشن، پولینومیل، اس ٹائپ کے کوسچنز ہیں، یہ بھی ایک براڈر کیٹیگری ہے، ملٹیپل ٹائپ کے کوسچن ہوں گے اس میں۔ جیومیٹری بھی اسی طرح سے کہ جیومیٹری ایک براڈر کیٹیگری ہے، اس میں لائنز کے کوسچن بھی ہو سکتے ہیں، سرکلز بھی ہو سکتے ہیں، ٹرائنگل، ریکٹینگل، اسکیئر، یہ تمام اس طرح کے کوسچنز اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک سیمپل کوسچن ہے جو کہ الجبرا کا ہے، آپ نے اسے سالو کر کے اس کا آنسر بتانا ہے کہ یہ کس کے ایکول ہے۔ تو دیکھیں سمپلی کیا کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ڈویژن ہونی ہے تو ہم اس کو فیکٹرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے پارٹ کو۔ تو پہلے پارٹ کو دیکھیں گے کیا دیا گیا ہے ہمیں، اب ہم اس کے بجائے یہ لکھتے ہیں -3xy + 2xy۔ اب دیکھیں یہ دونوں مل کر یہ ایکس وائی کے ایکول ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے کوئی چینج نہیں کی، ان دونوں کو سالو کریں گے -3xy + 2xy تو یہ ایکس وائی ہی ہوگا -xy، تو اس لیے ہم نے کوئی چینج نہیں کی، -3y²، اور ڈیوائڈ ہو رہا ہے یہ سارا x + y سے۔ اب آپ دیکھیں گے ان میں سے جو 2 پہلی ٹرمز ہیں ان میں سے x کو کامن لیا جا سکتا ہے، تو اب ہم x کامن لیتے ہیں اس میں سے، یہ بچ گیا 2x، یہاں سے x کامن لیا تو یہ 3y بچ گیا۔ تو اب 2 لاسٹ ٹرمز ہیں اس میں سے آپ y کو کامن لے سکتے ہیں +y، تو یہ 2x - 3y بچ گیا۔ اب یہاں سے آپ 2x - 3y کامن لے لیں تو یہ آ گیا 2x - 3y، اور یہ کامن آ گیا تو اندر بچ گیا x + y ڈیوائڈڈ بائی x + y۔ اب اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح کر کے،
और ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 2x माइनस 3y, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। अब ये एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कहा है कि 50 मैन 50 हैं, डेज 5 हैं। 50 men can do a job in 5 days. How many men are required to do the same job in 2 days? 2 days के लिए कितने आदमी चाहिए? यानी कि 50 आदमी 5 दिनों में करते हैं, अगर इस काम को 2 दिनों में ख़त्म करना हो तो मैन कितने चाहिए? अब ये जो क्वेश्चन है ये रेशोज का है, तो इसके लिए जो मेथड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, ये बहुत आसान मेथड है। इसके लिए आप इसी चैनल में मौजूद रेशोज एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देखें या वेरिएशन की वीडियो देखें, तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ये किस तरह से सॉल्व किए गए हैं। तो इसमें मैन और डेज में रिलेशन है इनवर्स, क्योंकि अगर आदमियों की तादाद बढ़ा दी जाए तो टाइम कम लगता है, ज़्यादा आदमी काम को जल्दी ख़त्म कर देते हैं, तो ये इनवर्स रिलेशन है। तो मैन का एरो अगर हम अप रखें तो ये डाउन होगा, कि अगर मैन इंक्रीज किया जाए तो डेज डिक्रीज हो जाएंगे। तो आप टेल्स को एनसर्कल कर लें, फिर x/50 is equal to 5/2 and then x is equal to 5/2 into 50 is equal to 125। तो ये मेथड बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि अगर आपने इसकी रेशो की या वेरिएशन की वीडियो नहीं देखी इस चैनल से, तो ज़ाहिर है आपको शायद ना समझ आए कि ये क्या किया है। तो आप इसके लिए रेशोज एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देखें इसी चैनल में, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फाइंड द सम ऑफ मनी, एक्स इज द सम ऑफ मनी, 11% ऑफ विच 11% ऑफ दिस इज 1650। देखें इसमें परसेंटेज का टॉपिक है, लेकिन इसमें ट्रांसलेशन इस्तेमाल हुई है। ट्रांसलेशन का पूरा टॉपिक की वीडियो इस चैनल में मौजूद है। तो x इज इक्वल टू 1650 मल्टीप्लाइड बाय 100/11, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15,000, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। ये है एवरेज का क्वेश्चन। देखिए इसमें दी एवरेज ऑफ x, y एंड 60। तो जाहिर है एवरेज कैसे मालूम करते हैं कि आप तीन चीज़ें दी गई हैं x, y एंड 60, तो इनकी एवरेज क्या होगी? इन तीनों को ऐड करें और 3 से डिवाइड कर दें। उसने कहा दी एवरेज इज 20, तो इनकी एवरेज 20 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ x एंड y? तो x और y की एवरेज क्या होगी कि x और y को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। तो एक्चुअली हमने इसकी वैल्यू बतानी है कि ये किसके इक्वल है। ठीक है, हम इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस 60 इज इक्वल टू, अब ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 60। तो x प्लस वाई, अब ये 60 इधर जाकर माइनस हुआ, ये हो गया 0। तो अगर हम x और y की एवरेज लें तो वो ये है। तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 0, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। अब ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि दो एंगल अगर उनका सम 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री होगा। तो 30 और 60 को ऐड करें तो 90 आता है। तो एक एंगल अगर मालूम हो और उसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो उसे 90 से माइनस कर दें। जैसे 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 90 माइनस 30। तो यहां पर क्या दिया है? एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। हम कहते हैं रिक्वायर्ड एंगल है थीटा, एक्स रख लें, वाई रख लें, कोई भी रखा जा सकता है। ये 30 डिग्री मोर है, तो इसमें से अगर 30 डिग्री लेस कर दें तो ये इक्वल किसके हो जाएगा? हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इट्स कॉम्प्लीमेंट ये हो। अब इसको आप सॉल्व कर लें, इसको 2 पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 थीटा माइनस 60 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ये इधर आकर प्लस हो गया थीटा, तो ये 2 थीटा प्लस थीटा
इज इक्वल टू 90 और ये 60 इधर जाकर प्लस हो गया, तो दोनों को ऐड किया 3 थीटा इज इक्वल टू, अब इसे ऐड करें तो ये हो गया 150 एंड थीटा इज इक्वल टू 150/3, तो ये किसके इक्वल आ गया 50 के। ये इसका आंसर है जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो इस तरह से ये जनरल क्वेश्चन थे कुछ इंट्रोडक्शन के लिए। जाहिर है इस वीडियो का फोकस प्रिपरेशन नहीं है, प्रिपरेशन के लिए आप जो मैंने अभी आपको वेबसाइट बताई है द catonline.com, आप इस वेबसाइट पे जाएं, आपको तमाम लेक्चर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। उनका आप अगर आप उनका पेड पैकेज नहीं लेना चाहते तो आप फ्री पैकेज ले लें, आपको तमाम टॉपिक्स मिल जाएंगे इसमें। अब आते हैं सब्जेक्ट पार्ट की तरफ। सब्जेक्ट पार्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 3 सब्जेक्ट शामिल होंगे जो आपने एफएससी में पढ़े हैं। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के 3 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिजिक्स के भी 10 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के। अब इसका डिफिकल्टी लेवल क्या होगा इन क्वेश्चंस का, तो डिफिकल्टी लेवल होगा एफएससी की टेक्स्ट बुक्स। जो कंसेप्ट्स आपने एफएससी में पढ़े हैं वही इनमें शामिल होंगे और उन्हीं पर बेस करते हुए क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट्स के आएंगे। अलबत्ता ये ध्यान में रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड एफएससी की बुक से स्टेटमेंट आएगी या वर्ड बाय वर्ड कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल का होगा। जनरल क्वेश्चंस होंगे जो उन कंसेप्ट पर मुश्तमिल होंगे और वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। अब देखें फिजिक्स, इसके जाहिर है 10 क्वेश्चन होने हैं। अब ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप देखें क्या दिया है, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब ए वेक्टर इन स्पेस। अगर हो प्लेन में तो 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्योंकि आपको स्पेस में कहा गया है तो 3D होगा, तो इसमें जेड एक्सिस भी शामिल होगा। तो जेड एक्सिस में अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लें किसी भी वेक्टर के तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे इस तरह से। तो कितने कंपोनेंट चाहिएंगे अगर स्पेस में किसी वेक्टर को डिस्क्राइब करना हो, तो 3 चाहिए आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पर होंगे क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। इसी तरह से ये एक और सैंपल क्वेश्चन है, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर डॉट प्रोडक्ट इज। दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये वेक्टर 1, ये वेक्टर 2। अब इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हैं, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर हो, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो ये इक्वल होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, जो एंगल इनके दरमियान होगा। अब हमारे पास है v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, तो ये आ जाएगा v1 मल्टीप्लाइड बाई v2 और कॉस ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री दिया गया है, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। थर्ड क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन है ये भी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम इज। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 ओवर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2, और ये आ गया 0.5 हर्ट्ज। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब केमिस्ट्री देखें, इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन देखें, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम मौजूद हैं उनका सम ऑफ एटॉमिक मास लें, यानी कि उनके एटॉमिक मासेस को सम करें तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा, पूरे मॉलिक्यूल का मास निकल आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मॉलिक्यूलर मास। एक और देखें सैंपल क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
n is, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसके इक्वल होते हैं, n स्क्वायर के, क्योंकि आपने एफएससी में पढ़ा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिहाज से क्या होते हैं, 2n स्क्वायर, लेकिन क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू दिस होगा, उसको 2 से डिवाइड कर दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ये जहन में रखें कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n स्क्वायर, लेकिन क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसलिए 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ जाए। ये एक और सैंपल क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। अल्कली मेटल हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस चेन। अल्कली मेटल कौन सी होती हैं, जो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में पाई जाती हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि ये है। जैसे कि आप सोडियम को देखें, सोडियम अल्कली मेटल है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है, 2 8 1। इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। तो पहले ऑर्बिटल में 2, दूसरे में 8 और तीसरा जो कि आउटर मोस्ट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इसी तरह से मैथमेटिक्स के भी 10 क्वेश्चन हैं। आप सैंपल क्वेश्चन देखें। द कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल इक्वेशन दिस नॉट टू बी ए क्वाड्रेटिक इज। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है और आपने बताना है कि चॉइसेस में से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से नॉट टू बी ए क्वाड्रेटिक, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना रहे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शर्त यह है कि वेरिएबल के ऊपर पावर 2 होनी चाहिए। ये यानी कि अगर हम कहें एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इवन के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि कंडीशन सिर्फ एक ही है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए। अगर वेरिएबल वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, अगर वेरिएबल के है तो के स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी वेरिएबल हो उसके ऊपर मैक्सिमम पावर पूरी इक्वेशन में 2 अगर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आप ये देखें कि चॉइसेस क्या दिए गए, ए इज इक्वल टू 0, अगर ए 0 हो जाए इस इक्वेशन में तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ए को 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा तो आप बताएं कि बाकी इक्वेशन तो आपके पास ये बचेगी, जो कि क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकती, ये लीनियर इक्वेशन है। इसलिए ये आंसर बनता है कि अगर इसने नॉट क्वाड्रेटिक होना है तो ए को 0 कर दें, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। बी और सी 0 हो सकते हैं, जैसे मैंने यहां बताया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये क्वाड्रेटिक है। अगर सी को भी 0 कर दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज स्क्वायर, 2 पावर है इसकी। तो बी और सी 0 हो सकते हैं, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। अगर ए 0 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक हो सकती है, लेकिन अगर ए 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। और हमने नॉट ही बताना था कि वो कौन सी कंडीशन है कि एक क्वाड्रेटिक ना रहे, तो वो ये है कि ए 0 कर दें। ए 0 होगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये एक और सैंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, सबसेट्स ऑफ ऑल सेट, इसका है आंसर एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट तमाम सेट्स का सबसेट होता है। ये खुद अपना भी सबसेट है, जाहिर है कोई भी सेट अपना सबसेट होता है, बेशक इम्प्रॉपर होता है। तो एम्प्टी सेट जिसको 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है वो सबसेट ऑफ ऑल सेट है। इसके मुकाबले में ऑप्शन बी को अगर देखें तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट एम्प्टी सेट का मौजूद है। ये जो बाहर ब्रैकेट मौजूद है उसमें एक सेट मौजूद है जो कि इसका एलिमेंट है, इसलिए ये सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कहा था ऑल सेट्स, सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो ये 5 का सबसेट नहीं है। इसी तरीके से 0 ये भी एम्प्टी सेट का सबसेट नहीं है। और 1 2 3 यानी कि डी ऑप्शन,
ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो 3 एलिमेंट है। अब ये इसका सबसेट तो नहीं है 1 का या 2 का या 3 का या 1 2 और 2 3 या 1 3 का, और खुद एम्प्टी सेट का भी सबसेट नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है अल्फा ए, क्योंकि एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ ऑल सेट्स होता है। अब ये एक और सैंपल क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। विच ऑफ दीज नंबर्स कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी? कौन सा नंबर दिए गए चॉइसेस में से प्रोबेबिलिटी किसी चीज की नहीं हो सकती? तो प्रोबेबिलिटी की कंडीशन क्या है कि इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। प्रोबेबिलिटी जीरो से छोटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। इसी तरह से ये कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी या तो 1 होगी मैक्सिमम या फिर इससे छोटी होगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी लाई करती है 0 एंड 1 के, और 0 एंड 1 भी इसमें शामिल है। यानी कि 0 प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, 1 भी, लेकिन ना 1 से ग्रेटर हो सकती है ना 0 से छोटी हो सकती है। तो आप ये देखें कि ये 0 एंड 1 के दरमियान आता है, ये भी 0 एंड 1 के दरमियान आता है, जबकि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है। 1.001 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी इवेंट की क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है। और डी प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्योंकि 0 प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हाउ टू प्रिपेयर? आप देखिए कि नेट के दो पार्ट हैं। एक है जनरल पार्ट जिसमें 60 क्वेश्चन। अब आप देखेंगे जनरल पार्ट में इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसमें ऐसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट ने कभी पहले नहीं किए। मसलन एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने किसी क्लास में भी नहीं पढ़े, ना उसका इनको आइडिया होता है। इसी तरीके से एनालॉजीज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन चीज़ों की भी उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की या उनको सॉल्व नहीं किया। इसी तरह क्वांटिटेटिव के जो टॉपिक्स हैं, वो भी बेशक उन्होंने मैथमेटिक्स में, जनरल मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक में, छोटी क्लासेस में 6th 7th 8th वगैरह में ये टॉपिक पढ़े होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्वेश्चन की नौइयत इस किस्म की होती है कि स्टूडेंट्स के लिए वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इस जनरल पोर्शन के लिए आप तैयारी कहाँ से करें? ज़ाहिर है, आपको एक जनरल जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह हैं, उनमें तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, ना आपने कभी पढ़े हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि या तो टेस्ट प्रिपरेशन की बुक्स लें, ज़ाहिर है उसमें कोई टीचर नहीं होगा जो आपको गाइड कर सके, लेकिन बहरहाल बहुत से स्टूडेंट टेस्ट प्रिपरेशन बुक्स की मदद से तैयारी करते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तैयारी करनी है, ख़ास तौर पे इन क्वेश्चन की जो कि 60 क्वेश्चन्स हैं, तो आपको लाज़मी तौर पर किसी टीचर की हेल्प चाहिएगी या वीडियो लेसन्स चाहिएँगे ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो इसके लिए आप ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए इस साइट को जॉइन करें, thecatonline.com। यहाँ पर नेट की फुल प्रिपरेशन के लिए फ्री पैकेज भी है, पेड पैकेज भी है, और अगर आप टीचर की हेल्प लेना चाहें, टीचर से क्लासेस लेनी है, तो ज़ूम की क्लास भी अवेलेबल है। इसी तरह से अगर आप सब्जेक्ट को पार्ट को देखें तो इसमें 30 क्वेश्चन हैं। बेशक आपने ये सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, क्योंकि अगर 1E की बात करें तो उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह होते हैं। 1M में बायो आ जाएगी। इसी तरह से 1M वालों के सब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट तो आप पढ़ कर आए हैं पहले, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत से कंसेप्ट की रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो आपको तैयारी तो दोनों की करनी चाहिए और फोकस इस पे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब्जेक्ट्स आपने कभी पहले पढ़े नहीं हैं। तो इसके लिए आप thecatonline.com को जॉइन करें, और यहाँ पर अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो आप फ्री पैकेज ले लें। अदरवाइज़ आप पेड पैकेज लें, ये भी कम कॉस्ट का होता है, कोई इतना महँगा नहीं होता है इनका पेड पैकेज। या फिर आप अगर टीचर से हेल्प लेना चाहते हैं, टीचर से पढ़ना चाहते हैं बाकायदा तौर पे क्लासेस लेकर, तो आप ज़ूम की क्लास के लिए इनको जॉइन कर लें। फिर है द कैट ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन में मेथड क्या है, वहाँ क्या चीज़ मिलेगी आपको। सबसे पहले है टॉपिक वीडियो लेसन, यानी कि किसी टॉपिक का लेसन होगा वीडियो की शक्ल में, जो तमाम कंसेप्ट्स को कवर करता है। टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं। फिर इसमें कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन होते हैं। जब आप लेसन ले चुके होते हैं, तो आपको ज़रूरत होती है कि आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उस टाइप के क्वेश्चंस की। खुद करके देखें आप। तो आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करते हैं।
پھر اس کے بعد آپ چیک کرنے کے لیے کہ آپ نے صحیح کیا یا غلط، آپ ویڈیو سولوشنز کو دیکھتے ہیں۔ انہی تمام کویسچن کے جو یہاں موجود تھے اس پریکٹس ایکسرسائز میں، آپ اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں تمام کویسچنز کو سالو کیا گیا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی کویسچن کو دیکھتے ہیں کہ کس کویسچن پہ آپ نے زیادہ ٹائم لگایا، کون سا غلط کیا، کسی کا میتھڈ غلط ہوگا، تو آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھ کر۔ تو جب آپ یہ ٹاپک کر چکے ہوتے ہیں کسی سیکشنز کے، تو سیکشنز کے کویسچن ہوتے ہیں، آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کریں یا آن لائن ان کی پریکٹس کریں۔ پھر فل لینتھ ٹیسٹ ہیں، جب آپ تیاری مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو فل لینتھ ٹیسٹ دیتے ہیں تاکہ ٹائم مینجمنٹ بھی ہو سکے اور آپ اپنی پرفارمنس کو ایز اے ہول دیکھ سکیں۔ پھر آن لائن پریکٹس کویسچنز بھی اویلیبل ہیں تاکہ آپ موبائل پر یا کمپیوٹر پہ یا کسی بھی لیپ ٹاپ وغیرہ پہ جہاں پر بھی ہوں، آپ ایون کہ ٹریولنگ کے دوران بھی پریکٹس کویسچن کر سکیں، تو یہ فیسلٹی بھی وہاں موجود ہے۔ اس طرح سے کیٹ آن لائن پر آپ فل فلیج پریپریشن کر سکتے ہیں تاکہ آپ ریکوائرڈ سکور سے بھی زیادہ سکور کر سکیں اور اپنی پرفارمنس اس قدر کریں کہ آپ اپنی ڈیزائر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکیں۔